हेलो गाइस। तो आज की क्लास पर हम लोग लीडरशिप की एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, या इसी को हम LMX थ्योरी भी कहते हैं, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव नेम है वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी, या हम इसको VDL थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी जो है ये आपके लीडरशिप यूनिट की लास्ट थ्योरी है। तो जरा देखते हैं कि जो नेता सदस्य अदला बदली सिद्धांत है वो क्या कहता है या किस बारे में बात करता है। तो LMX थ्योरी या VDL थ्योरी को डेवलप किया है जॉर्ज बी ग्रेन ने 1975 में। ये पहला वर्जन इसका आया और 2014 में इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, यानी कई बार इसमें मल्टीपल मॉडिफिकेशंस हैं। तो 1975 से लेके 1914 तक का सिद्धांत। लास्ट टाइम जो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ वो 2014 में हुआ। और ये जो जॉर्ज बी ग्रेन है ये है एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के। अब बात ये आती है कि ये जो LMX थ्योरी है या जो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है ये किस अप्रोच पर बेस्ड है। क्योंकि जब हम लीडरशिप के अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेड अप्रोच के बारे में सबसे पहले फंडामेंटली हमने बात की, फिर बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बात की, और फिर सिचुएशनल या कंटिजेंसी अप्रोच के बारे में बात की। तो बेसिकली जो लास्ट थ्योरी हम लोगों ने या लास्ट मॉडल जो पढ़ा था ट्राई डायमेंशनल या 3D मैनेजमेंट, तो वो तो एक सिचुएशनल आइडियोलॉजी पर बेस्ड मॉडल था। लेकिन ये जो मॉडल या जो ये थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस थ्योरी का जो आइडियोलॉजी है या जो इसका जो इसकी जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है बिहेवियरल अप्रोच। और बिहेवियरल अप्रोच क्या है, यानी ये व्यवहारों पर बात करता है, लीडर्स के द्वारा किए गए जाने वाले व्यवहार पर। तो लीडर क्या है इस पर ना बात करके लीडर क्या करता है, तो वो क्या करता है इस पर आधारित या इस दर्शन पर आधारित ये सिद्धांत है। तो आइए जरा इस थ्योरी को समझते हैं। गाइस, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लीडर की लीडरशिप की बात करते हैं, किसी लीडर की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी संस्थान के अंदर जो लीडर होता है या जो मैनेजर होता है उसकी जो एक्सेप्टेंस होती है या उसके प्रति जो ट्रस्ट होता है और जो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, वो दोनों तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इस सामान्य शब्दों में अगर हम इसको समझें तो हम ये कहते हैं कि किसी भी संस्था के अंदर दो तरह, यानी जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो दो भागों में बटे होते हैं। एक जिसको आप लॉबी कह देते हैं, कहते हैं ना कि भाई ये इनकी जो ट्यूनिंग है वो मैनेजर के साथ अच्छी है, या मैनेजर के चमचे हैं, और इनकी ये ट्यूनिंग जो है ये यानी ये विरोधी धड़ा है। ठीक है, यानी लेफ्ट एंड राइट दो ग्रुप बनते हैं, एक समर्थक होता है और एक उनका जो विरोधी गुट होता है। यानी एक तरीके का अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक्सटर्नली हो सकता है कि विरोधी गुट स्पष्ट ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर जाकर के आप देखेंगे तो हर संस्था के अंदर लीडर को लेकर के दो धड़े होते हैं। एक जो लीडर को फेवर कर रहा होता है, और एक जो उनका अपोज कर रहा होता है, या लीडर को डिसलाइक कर रहा होता है, या उसको जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है। हो सकता है कि लीडर के पास पावर हो, मैनेजर हो, तो उसको ओपनली ना हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादा समस्या आती है कि कोई भी कर्मचारी मैनेजर के खिलाफ खुल करके बात नहीं करता, या गुटबाजी जो होती है वो खुल करके नहीं होती, अंदरूनी होती है। लेकिन जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें तो ये
बहुत स्पष्टता देखने को मिल जाता है कि भाई कौन सा जो गुट है वो फेवर का है, यानी 2 धड़े में सारे कर्मचारी बटे होते हैं। और ये जो सिचुएशन होती है, ये जो परिस्थिति होती है, इस तरह का की जो गुटबाजी होती है, ये हमेशा एक लीडर को एक चुनौती खड़ी करती है। भाई जो फेवर वाला गुट है वो तो उसके फेवर में रहता है, वो उसकी हर बात को मानता है, उसके प्रति उसका विश्वास रहता है, वो ग्रुप भी लॉयल होता है, ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है उसका अपने मैनेजर के साथ। तो वो ज़्यादा चुनौतियां खड़ी नहीं करता, बल्कि वो उनका एक सहायक होता है, वो उसकी मदद करता है। लेकिन जो विरोधी धड़ा होता है वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, और कभी कभी वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि एक मैनेजर या एक लीडर के अस्तित्व को लेकर के ही संकट खड़ा कर देता। और एक अच्छी लीडरशिप फिर करने के लिए आपको उस विरोधी धड़े को भी संतुष्ट करना होता है, उसकी पहचान करनी होती है, उसको भी अपने पाले में। क्योंकि जब हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं, अभी तक जितने भी हमने लीडरशिप के मॉडल या सिद्धांत पढ़े हैं, हम सब में एक आइडियल लीडरशिप की बात वही की है कि एक आइडियल लीडरशिप वो है जो टीम स्पिरिट को डेवलप करे। और अगर गुटबाजी है, धड़े में बटा हुआ है, तो टीम स्पिरिट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बेसिकली एक लीडर को क्या गाइड करने वाली है, यानी या हम या आप एज ए लीडर या एज मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो हमें जा करके सबसे पहले अगर हमें एक अच्छी लीडर को बनना, हमें एक अच्छी लीडरशिप करनी है, एक अच्छा लीडर साबित होना है, तो हमें पहचान करनी होगी कि वो विरोधी धड़ा कौन है। हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो एक्सटर्नली आपके सामने विरोध में ना आए, लेकिन अंदरूनी रूप से आपके विरोध में रहे और आपको जो अपेक्षित सहयोग है वो ना दे। और जब वो एक गुट या एक बहुत बड़ा तबका संस्था के अंदर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको सहायता नहीं देगा, तो आप अपनी संस्था के जो लक्ष्य हैं या जो उसके उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमको क्या सिखाएगा या हमको क्या बताएगा? ये सिद्धांत हमको ये बताएगा कि एक लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कर्मचारियों के बीच उन पक्षों की या उन समूहों की कैसे पहचान करे जो समूह उसको पसंद कर रहा है और नापसंद कर रहा है, और विशेष रूप से जो नापसंद समूह है उसकी पहचान कैसे की जाए, और उस नापसंद समूह की जो नापसंदगी की समस्याएं हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको उनकी समस्याओं को दूर करें, और वो जो नापसंद समूह है उसको पहचानने के बाद उसकी यथासंभव हम प्रॉब्लम्स का रेक्टिफिकेशंस करें, और फिर हम एक अच्छी टीम स्पिरिट अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करें, ताकि हमारा कोई विरोधी ना रहे। और जब हमारा विरोधी नहीं होगा तो हमें नेतृत्व करने में या मैनेजमेंट करने में कभी भी कोई दुश्वारियां जो है वो फेस नहीं होंगे। तो बेसिकली ये सिद्धांत का जो औचित्य है, जो एप्लीकेशन है, वो हमें समझना है कि ये थ्योरी हमको क्या बताने वाली है। ये थ्योरी हमें बताने वाली है कि एज ए लीडर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो फेवर ग्रुप है और जो अनफेवर ग्रुप है, हम उस फेवर एंड अनफेवर ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, और फिर स्पेशली वो जो अनफेवर ग्रुप्स है हम उसको अपने फेवर में कैसे लेकर के आए, ताकि हम एक अच्छी टीम बना पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आइए गाइस, हम इस सिद्धांत को जरा समझते हैं। तो ये सिद्धांत का मानना है कि जो लीडरशिप है, किसी भी लीडर का जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप इफेक्ट करती है किसको? एम्प्लॉयज को। वो इफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, वो इफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की टीम को। इसका मतलब है लीडरशिप, द इफेक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड टीम
is simultaneously affected each other। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यवहार है, और व्यवहार हम कहते हैं कि व्यवहार मनुष्य को प्रभावित करता है, न सिर्फ स्वयं उसे प्रभावित करता है बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। और किसी भी संस्था के अंदर दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक कर्मचारियों का व्यवहार होता है और एक मैनेजर का या लीडर का व्यवहार होता है। और जब ये दोनों व्यवहार इंटरैक्ट करते हैं, जब लीडर बिहेवियर और मेंबर बिहेवियर दोनों इंटरैक्ट करते हैं, तो उस इंटरैक्शन से या उनके व्यवहार की जो अदला बदली है, उस अदला बदली से उस संस्था प्रभावित होती है। जिस संस्था के अंदर ये दोनों व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार की अदला बदली से लीडर भी प्रभावित होता है और मेंबर भी प्रभावित होते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर है, यानी जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन बिटवीन लीडर एंड मेंबर है, ये इंटरैक्शन ना केवल लीडर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बल्कि मेंबर बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, टीम स्पिरिट को या ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो थ्योरी है, ये एक बिहेवियरल अप्रोच पर थ्योरी है, और ये थ्योरी कहती है कि एलएमएक्स थ्योरी मेक्स the dyadic relationship between leader and member, या इसी को हम फॉलोवर्स कह सकते हैं, लीडर एंड मेंबर्स एट focal point of leadership process। कहने का तात्पर्य, एलएमएक्स थ्योरी मेक्स द डायडिक रिलेशनशिप। डायडिक रिलेशनशिप का मतलब है एक युग्म संबंध। हम इसको पेयर कहते हैं, डायडिक को, यानी डायड मतलब पेयर, डायडिक मतलब युग्म संबंध। किसके बीच? लीडर और मेंबर्स के बीच एट अ फोकल पॉइंट ऑफ लीडरशिप प्रोसेस। इसको अगर हम कह सकते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक तरफ लीडर है, तो मान लीजिए यहां पर क्या है, लीडर बिहेवियर है और इधर है मेंबर्स बिहेवियर। और यहां पर क्या है, डायडिक रिलेशनशिप है। तो ये जो दोनों हैं, इनका जो फोकल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट ही लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करता है, और यहीं से एलएमएक्स थ्योरी बनती है। यहां पर दो चीजें उन्होंने बात की, या यहां पर लो एलएमएक्स की बात हुई और यहां पर हाई एलएमएक्स की बात की उन लोगों ने। लो एलएमएक्स का मतलब है आउट ग्रुप्स, और हाई एलएमएक्स का मतलब है इन ग्रुप्स। अब ये हाई ग्रुप्स या इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स क्या होते हैं, जरा हम इसको अभी समझ लेंगे। तो बेसिकली इस थ्योरी का स्ट्रक्चर क्या है कि वो जो डुअल रिलेशनशिप है, किसी
मेंबर और लीडर के बिहेवियर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन का जो फोकल पॉइंट या जो सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से ही जो है वो एक लीडरशिप निकल करके आती है। तो कोई भी लीडरशिप है, उस लीडरशिप में जो लीडर बिहेवियर और जो मेंबर बिहेवियर होता है या मेंबर्स बिहेवियर होता है, उस दोनों बिहेवियर के इंटरेक्शंस का जो सेंटर पॉइंट या फोकल पॉइंट होता है, अगर वो फोकल पॉइंट जब दोनों के बिहेवियर ने आपस में इंटरेक्शंस किया, यानी दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया या दोनों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, तो यदि वहां पर हाई एलएमएक्स है तो वो इन ग्रुप प्रोड्यूस करेगा, और जो लो एलएमएक्स आया तो वो आउट ग्रुप्स प्रोड्यूस करेगा। तो यही तो वो गुड है, यानी इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स का मतलब है, यहां पर इन ग्रुप्स का मतलब है वो जो लाइक्ड ग्रुप है, लाइक्ड ग्रुप, और आउट ग्रुप्स का मतलब है जो अनलाइक्ड ग्रुप है, यानी जो मैनेजर को पसंद नहीं कर रहा। बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्टेप्स क्या है कि कैसे ये इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स फॉर्मुलेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो ये एलएमएक्स थ्योरी है इसी के बारे में बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो गुटबाजी यानी दो तरह के समूह जो निर्मित होते हैं, एक पसंद समूह, एक नापसंद समूह, जिसे हम इनर ग्रुप या इन ग्रुप्स या आउटर इनर ग्रुप्स आउटर ग्रुप्स या इन ग्रुप्स आउट ग्रुप्स कहते हैं। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि ये थ्योरी हमको यही गाइड करती है, यही बताएगी कि एज ए मैनेजर या एज ए लीडर हम अपने संस्था के अंदर कैसे इनकी पहचान करते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा? आपने समझा कि ये जो थ्योरी है वो थ्योरी नेतृत्व कर्ता व्यवहार या नेता व्यवहार और जो एम्प्लॉयज बिहेवियर है या जो मेंबर्स बिहेवियर हैं या जो सबऑर्डिनेट्स बिहेवियर हैं, उन दोनों बिहेवियर्स के इंटरेक्शन से पर बेस्ड है। और वो इंटरेक्शन से जो हाई स्कोर गेनर होते हैं वहां पर एक इन ग्रुप्स प्रोड्यूस होता है, और जो लो इंटरेक्शन से लो स्कोर ग्रुप्स निकल करके आता है वो आउटर ग्रुप्स या अनलाइक्ड ग्रुप कहलाता है। अब इसको जरा हम यहां पर समझते हैं। कैसे? मान लीजिए एक तरफ लीडर है और एक तरफ मेंबर, एक तरफ क्या है? मेंबर्स। अब लीडर के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी होती। मान लीजिए लीडर्स के अंदर क्या है? उसके अंदर पर्सनल ट्रेट्स है, मान लीजिए उसके अंदर एक्सपीरियंस है, उसके अंदर एटीट्यूड है, उसके अंदर प्रोफेशनल एंड सोशल एबिलिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल है, तमाम और भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये इंसान है, एक इंसान के अंदर ये सारी चीजें होती। इसी तरह से मेंबर भी क्या है? इसके अंदर भी बहुत सारी यानी सेम एज लीडर। अब ये दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने आपस में क्या किया? इंटरैक्शन किया। इन दोनों ने आपस में क्या किया? इंटरैक्शंस किया, मतलब टू नो ईच अदर। दोनों आपस में व्यवहार करते हैं। तो जब इन दोनों ने आपस में व्यवहार किया या दोनों के बीच आपस में इंटरेक्शन हुआ, तो यहां से क्या उत्पन्न होता है? लीडरशिप डेलीगेशन उत्पन्न होता है।
यहां से क्या उत्पन्न हुआ, एक लीडरशिप डेलीगेशन उत्पन्न होता है, और वही लीडरशिप डेलीगेशन जो करता है वही इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स को प्रोड्यूस करता है। तो वही जो अभी हम लोगों ने एक डायडेटिक रिलेशनशिप की बात की थी, उसी डायडेटिक रिलेशनशिप को जरा हमने एक्सप्लोर किया तो ये फिगर हमको मिला था। जब लीडर और मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन से अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो एक लीडरशिप डेलीगेशन क्रिएट होता है, और वही लीडरशिप डेलीगेशन जो है आगे चल करके, डायरेक्टली नहीं, आगे चल के इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स प्रोड्यूस करती है। अब ये इन ग्रुप्स किसे कैसे आते हैं, आउट ग्रुप्स कैसे आते हैं, जरा इसको हम और विस्तार से समझते हैं। तो अब हम जरा प्रोसेस ऑफ LMX थ्योरी को देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ लीडरशिप LMX की बात करते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस उन्होंने बात की है। पूरी थ्योरी 4 स्टेजेस में है। सबसे पहले है स्टेज 1, फिर है स्टेज 2, फिर है स्टेज 3 और फिर है स्टेज 4। अब स्टेज 1 क्या है? स्टेज है हमारी वर्टिकल डायट लिंकेज की। क्लियर? स्टेज 2 को हम कहते हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज। स्टेज 3 को हम कहते हैं लीडरशिप मेकिंग। और स्टेज 4 को हम कहते हैं टीम मेकिंग। क्लियर? अब इनको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको कहा जाता है रोल टेकिंग। इसको हम कहते हैं, रोल टेकिंग का मतलब है अपॉइंटमेंट, आप समझ लीजिए। लीडर मेंबर एक्सचेंज का मतलब है रोल मेकिंग। रोल मेकिंग का मतलब है यहां पर ट्रेनिंग पीरियड। या इसी को हम प्रोबेशन पीरियड भी कह सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड। फिर लीडरशिप मेकिंग का मतलब है यहां पर प्रोटैनाइजेशन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग या परमानेंट अपॉइंटमेंट। और टीम मेकिंग को हम कह सकते हैं रिफॉर्मिंग आउट ग्रुप्स। ये बेसिकली हमारा प्रोसेस है या इस थ्योरी का मॉडल है। अब होता क्या है रोल टेकिंग के अंतर्गत, यानी सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे संस्था में क्या होता है,
कोई भी व्यक्ति रिक्रूट होता है या कोई कर्मचारी होता है, उसकी ज्वाइनिंग होती है, नियुक्त होती है, उसका सिलेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी टीम में क्या होता है, एक नया मेंबर जुड़ता है। यानी इसका मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट का मतलब है ऐड ए न्यू मेंबर इन टीम या ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर नियुक्ति किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है और पूरी की पूरी कई सारे व्यक्तियों की भी नियुक्त हो सकती है, और कभी कभी नियुक्त व्यक्तियों की ना हो करके लीडर की भी हो सकती है। आप एक लीडर के रूप में आपको कुछ नए लोग मिले, नियुक्तियां हुई एक व्यक्ति की या एक व्यक्ति समूह की, या फिर आप स्वयं एक लीडर के रूप में नियुक्त हुए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब नियुक्त होती है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक्सेस द टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर सबसे पहले जब आपको लोग एक टीम दी जाती है काम करने के लिए, तो अब जब आपको टीम मिली तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस टीम के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स की जो स्किल होती है या जो टैलेंट होता है उसकी आप स्क्रीनिंग करते हैं, अर्थात उसका पता लगाते हैं या उनकी योग्यता। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था उसका, उस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स में भी कभी कभी आप एज ए लीडर इन्वॉल्व रहते हैं, और कभी कभी आपको एक टीम सेलेक्ट करके हाई अथॉरिटी के द्वारा दे दी जाती है। तो उनके जो एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो उनका अब तक का जो पूर्व का जो सेवा काल होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसके आधार पर, अर्थात जो उनका एक सीवी होता है, जो उनका एक रिज्यूम होता है, आप उस रिज्यूम के आधार पर उनके वर्क एक्सपीरियंस, उनकी एबिलिटी, उनके टैलेंट को एसेस करते हैं, और कभी कभी उनसे आप सीधे संवाद करके भी ये काम कर सकते हैं। तो यानी यहां पर क्या करता है, assess the talent and skills of members by manager। ठीक है, तो यहां पर आपको एक टीम मिली, आपके टीम में कुछ नए लोग आए और आपने इनके क्या किया, उनकी स्क्रीनिंग की, उनकी योग्यता की, उनके टैलेंट का आपने ब्रीफिंग की। अब क्या किया, यानी रोल टेकिंग प्रोसीजर यहां से खत्म हो जाता है, स्टेप खत्म हो जाता। अब आते हैं हम यहां पर रोल मेकिंग स्टेज पर। जब रोल मेकिंग स्टेज पर हम आए तो आपने क्या किया, अब उनकी योग्यता का जो भी आपने असेसमेंट किया, आपने यहां पर उनको कुछ काम दिया। अभी ये काम क्या है, सिंपल टास्क है और बहुत ज्यादा कठिन नहीं है यहां पर। तो आपने क्या किया, यहां पर उनको आपने सिंपल टास्क असाइन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल फेज होता है लीडर मेंबर एक्सचेंज। जो इस थ्योरी का बेस है वो यही है, यहां पर समझना है आपको कि इस ये ट्रेनिंग पीरियड कितना महत्व रखता है एज ए लीडर और एज अ मेंबर दोनों के लिए। क्योंकि अभी हम लीडर के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो हम वहीं पर फोकस करेंगे। होता क्या है कि ये जो रोल मेकिंग फेज होता है, इस रोल मेकिंग फेज में ही जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका कैटेगराइजेशन होता है और उनका जो है वो ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। कैटेगराइजेशन का मतलब, अब यहां पर मान लीजिए किसी मेंबर को, किसी लीडर को 50 लोगों की एक टीम दी गई, वो 50 लोग उसने प्रोबेशन पीरियड में रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। ध्यान रखें कि उस प्रोबेशन पीरियड में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं दिए जाते हैं। एक रूटीन वर्क रहता है, वहां पर सिंपल सा काम दिया जाता है, लेकिन वो सिंपल चीज में ही उसी समय कैटेगराइजेशन हो जाता है। अब ये कैटेगराइजेशन कैसे होता है यहां पर, अब जब कैटेगराइजेशन हुआ तो ये जो रोल मेकिंग फेज है, ये रोल मेकिंग फेज क्या करता है, ये मेंबर कैटेगराइजेशन करता है। 2 बातें हैं इसी फेज के अंदर, लीडर और जो मेंबर है, लीडर मेंबर के बीच
ट्रस्ट डेवलप होता है, उनके बीच जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो लॉयलिटी है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो पसंदगी है नापसंदगी है, वही विकसित होने का ये कालखंड होता है जो परिवीक्षा अवधि हम कहते हैं। तो उसी परिवीक्षा अवधि में ही लीडर और मेंबर के बीच एक दूसरे के प्रति पसंदगी नापसंदगी, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट, लीडर वॉच करता है कि हमारा कर्मचारी कितना लेबोरियस है, कितना एबल है, कितना स्किल्ड है। यहाँ पर उसका ग्राउंड लेवल पर टेस्ट होता है, और जब वो टेस्ट होता है तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ही ट्रस्ट डेवलपमेंट हुआ, ट्रस्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस हुई। और दूसरी चीज यहां पर ही क्या हुआ, कैटेगराइजेशन हुआ। किसका, एम्प्लॉयज का। अब कैटेगराइजेशन का मतलब है यहां पर जब लीडर ने वॉच किया उस प्रोबेशन पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में अपने कर्मचारियों के ओवरऑल एक्टिविटीज को या उनके परफॉर्मेंस को उसने असेस किया, तो दो तरह की चीजें निकल करके आएंगी। एक समूह ऐसा होगा, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे उस टीम में जिनके कार्य को या जिनके परफॉर्मेंस को लीडर ने पसंद किया होगा या लाइक किया होगा। यानी पहली जो ग्रुप है, यानी वो एक ग्रुप होगा यानी लाइक्ड बाय मैनेजर या लीडर, और दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा अनलाइक्ड बाय मैनेजर। ठीक है यहां पर, या अनलाइक्ड बाय लीडर। भाई जब ट्रेनिंग पीरियड में आप थे या ट्रेनिंग पीरियड में उसकी पूरी टीम ने काम किया, तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही लीडर धीरे धीरे वॉच करता रहा और उसको भाई कौन समय पर आ रहा है, कौन अपने दायित्वों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है, कौन केवल कार्य को बहुत क्रिएटिव तरीके से कर रहा है या कौन केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो हर एक चीज को उसने वॉच किया। या एज ए लीडर आप वॉच करेंगे। ठीक है, जब आप अपने टीम को या अपने न्यू रिक्रूट्स मेंबर्स हैं उनको आपने प्रोबेशन पीरियड पर रखा, बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं दिया, सामान्य रूटीन वर्क आपने दिए, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको उनको वॉच करना, उनकी हर गतिविधि को आपको वॉच करना है, उनके कॉग्निटिव बिहेवियर को भी आपको वॉच करना है, उनके सोशल बिहेवियर को भी, यानी उनका ओवरऑल जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, उस प्रोफेशनल बिहेवियर का जब एज अ होल हम असेसमेंट करेंगे, तो या तो जब हम असेसमेंट करके रेट करेंगे या तो फिर वो इधर होगा और या तो वो उधर होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो लाइक्ड बाय मैनेजर है तो इसका मतलब है कि वो ट्रस्ट है, जिसको वो पसंद कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें विश्वास का भाव है और जो लीडर है वो उस पर ट्रस्ट करेगा जिसको वो पसंद कर रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छा काम किया, समय पर आए, बहुत कम छुट्टियां ली। दूसरे समूह में ऐसे लोग हैं जो बहुत छुट्टियां ले रहे हैं या सही से काम नहीं किया वगैरह वगैरह, तमाम बातें हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये ट्रस्टेड ग्रुप होगा। ये क्या होगा, ट्रस्टेड ग्रुप होगा। और ये क्या होगा, अनट्रस्टेड ग्रुप या लो ट्रस्टेड। अनट्रस्टेड तो ना कह करके हम लेस ट्रस्टेड कहेंगे। ये हमारा क्या है, लेस ट्रस्टेड ग्रुप है, अर्थात जिस विश्वसनीय समूह और कम विश्वसनीय समूह। और इसी जो ये जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड ग्रुप्स बना, इसी ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड ग्रुप्स को ही हमने क्या किया, इन ग्रुप्स का नाम दिया। यानी ये जो ट्रस्टेड ग्रुप्स था इसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर इन ग्रुप्स कहते हैं। और इसी को जो अनलेस ट्रस्टेड ग्रुप्स था उसी को हम क्या कहते हैं, आउट ग्रुप्स कहते हैं। ये हमारा इन ग्रुप्स था और आउट ग्रुप्स था। अब जाहिर सी बात है कि जिस ग्रुप पर लीडर का ट्रस्ट होगा या विश्वास होगा या उसकी लॉयल्टी होगी, जाहिर सी बात है वो अब उसको ज्यादा करीब आ जाएगा, ज्यादा वो समूह क्लोज हो जाएगा लीडर के, क्योंकि अब लीडर ज्यादातर जो काम होगा या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या जो भी इंपॉर्टेंट काम होगा, चाहे वो कहीं जाना हो, किसी मीटिंग को अटेंड करना हो, ज्यादातर जो अब अपनी जिम्मेदारियां हैं या जो अपने यानी जो विश्वास पात्र समूह हम इसको कहते हैं नेता का, जिसे आप कहते हैं कि भाई ये ज्यादा जो है वो क्लोज है, तो ये जो इन ग्रुप्स होता है वो ज्यादा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। किसके, क्लोज टू लीडर।
और ये जो आउट ग्रुप्स हो जाता है ये हो जाता है फॉर टू लीडर्स, यानी ये दूर हो जाता है या ऑफ टू लीडर हो जाता है, ऑफ टू लीडर, लीडर से दूर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है लीडर किसको ज्यादा काम देगा? जो कटे कटे लोग रहते हैं या जिन पर उसका विश्वास नहीं है उन लोगों को बहुत महत्वपूर्ण दायित्व देगा या आप देंगे? नहीं। आप जब भी किसी संस्था में आप नेता होंगे या मैनेजर होंगे तो आप अपनी महत्वपूर्ण जो कार्य दायित्व हैं या जिम्मेदारियां हैं वो उस समूह को देंगे जिस पर आप लॉयल होंगे या जो आप पर लॉयल होगा, जो आपको लगता है कि ये स्किल्ड है या ये विश्वसनीय है, लेबोरियस है या जिसे आप पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जो समूह या जो व्यक्ति मैनेजर के क्लोज हो जाते हैं उनको उसका लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल उनको काम दिए जाते हैं, वो बेनिफिट भी ज्यादा उठाते हैं। अगर कोई रिबेट आई या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आया या कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया या प्रोफेशनल या कोई पर्सनल डेवलपमेंट की बात आई, चाहे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर ही क्यों ना हो, चाहे वो कमीशन हो या जो सैलरी रिक्रूटमेंट हो या इंसेंटिव हो, वो किसे मिलेगा या किसको अपने आप को एक्सप्लोर करने का अवसर मिलेगा? उस समूह को मिलेगा ना जो समूह लीडर के ज्यादा क्लोज है। ज्यादा काम दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो वो आउटर ग्रुप्स है उसके वो और कटता हुआ चला जाए। उसने देखेगा कि भाई अरे ये काम आया इन्हीं को मिलेगा, ये लाभ है अरे ये ले जाएंगे, वो तो भाई वो उनके बहुत क्लोज है मैनेजर साहब उसी को देंगे, ये बहुत हमको कहाँ मिलेगा? तो जाहिर सी बात है ये जो नापसंदगी यानी ये क्या है, एक डिसलाइक या अनलाइक्ड ग्रुप है। और अनलाइक्ड ग्रुप क्या होगा, वो हमेशा लॉस उठाएगा। लॉस क्यों उठाएगा? क्योंकि उसका अटैचमेंट नहीं है मैनेजर के साथ। क्लियर? तो आपको यहां से आपको दो समूहों की धीरे धीरे आपको पहचान हुई। अब हम आते हैं लीडरशिप मेकिंग पर। रूटिनाइजेशन का मतलब है परमानेंट अपॉइंटमेंट। अब जब प्रोविजन पीरियड खत्म हुआ तो आपको प्रोविजन पीरियड पर ये समूह मिल गए, ये समूह मिल गए। तो आप इस पीरियड में आप क्या करेंगे, वो जो हमारा इन ग्रुप्स है वो जो इन ग्रुप्स है भाई आपको ने तो दोनों को परमानेंट कर दिया, प्रोविजन पीरियड खत्म हुआ, ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ, अब आप उनको स्थायी नियुक्ति देनी है 1 साल बाद। तो अब जो इन ग्रुप्स होगा उसको क्या मिलेंगे यहां पर अब उसको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, हाई चैलेंजेस टास्क मिलेंगे, हाई ड्यूटीज मिलेंगी, उसको पर्सनल डेवलपमेंट का ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी चीजें यहां पर। क्लियर? तो जो हमने बात किया जब क्लोज हो जाते हैं तो क्लोज होने के बाद संस्था में जो कुछ भी होता है, चाहे वो कहीं पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो या कहीं पर ट्रेनिंग के लिए भेजना हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी हो या किसी भी तरीका चाहे आर्थिक पहलू हो, वो इस ग्रुप को ही मिलेगा। और ये ग्रुप क्या होगा, पसंदगी है तो ये धीरे धीरे और दूर होता चला जाता है। या फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर वो जो समूह है वो एक तरीके से मैनेजर के विरोध में आ जाता है और मैनेजर को क्रिटिसाइज करने लगता है, उसकी बुराई करने लगता है। तो रूटीन में क्या होता है, जब रोल मेकिंग के अंतर्गत ये दो समूह आ जाते हैं ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, तो फिर इन्हीं ट्रेनिंग पीरियड में जब वो उसको परमानेंट अपॉइंटमेंट करता है तो वो इनके साथ एक रूटीन बिहेवियर करता है। रूटीन बिहेवियर का मतलब जब भी उसको कुछ होगा तो यहाँ रूटीनाइजेशन का मतलब है दोनों के साथ रूटीन, तो इसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा, थोड़ा बहुत सौतेला व्यवहार करेगा लीडर, और इनके साथ क्या होगा, अपनत्व का व्यवहार करेगा, इन्हें ज्यादा वो लाभ पहुंचाएगा, इनको लाभ से यथासंभव दूर रखेगा। ये एक रूटीन है। लेकिन एज ए लीडरशिप क्या आपको यही करना है? क्या आपको इन्हीं का फेवर करना है और इसको नेग्लेक्ट करना है? आउटर ग्रुप्स क्योंकि वो आपको डिसलाइक करता है या आपका क्रिटिसिज्म करता है तो आप क्या करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, उपेक्षा करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर ये समूह आपकी उपेक्षा या आपके क्रिटिसिज्म पर आएगा, आपको प्रॉपर हेल्प नहीं करेगा, तो कभी भी आप एक अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि भले ही ये नापसंद वाला समूह है लेकिन ये आपकी टीम का बहुत बड़ा एक क्या है, अगर ये आपका राइट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड सही से वर्क नहीं कर रहा है
तो क्या आप बहुत महत्वपूर्ण, क्या राइट हैंड से केवल काम कर लेंगे? नहीं। वो अलग बात है कि राइट हैंड को आप ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसकी ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन खूबसूरत आपका शरीर एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ होल तभी काम करता है जब लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपरली काम करेंगे। तो आपको क्या करना है? अब चौथे टेम पर आपको क्या बनानी है? आपको एक टीम बनानी है। स्टेप 1 से स्टेप 2, जाहिर सी बात है आउट ग्रुप्स होगा। आप एज अ लीडर कभी ये नहीं कह सकते ना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे इंस्टीट्यूट में कोई आउटर ग्रुप्स है ही नहीं है। डेफिनेटली होगा, भले ही वो हिडन फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है? अपनी इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, अपनी आपको बिहेवियर के द्वारा, अपनी आपको थिंकिंग के द्वारा, अपनी आपको स्ट्रेटजी के द्वारा, उस चाहे वो कवर्ट हो चाहे वो इनवर्ट हो, कवर्ट हो चाहे ओवर्ट हो, सॉरी, तो कवर्ट और ओवर्ट दोनों सिचुएशन में आपको इस आउटर ग्रुप्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। और जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आइडेंटिफाई करने के बाद रिफॉर्मिंग आउट ग्रुप्स या आउटर ग्रुप्स, उसको आपको क्या करना है? रिफॉर्म करना है, उसको सुधारना है। और जब आप चूंकि इसको सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ वैसे भी बहुत लॉयल्टी के साथ और बहुत ऑनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ, यही आपको प्रॉपर सहयोग नहीं दे रहा, तो आप एज अ लीडरशिप क्या करेंगे? आप उनको सबसे पहले उस समूह को आपको सुधारना है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। तो अब आप सुधारने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए या उनको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? और इसी सुधारने की प्रक्रिया को हम टीम मेकिंग कहते हैं। अब ये रिफॉर्मिंग जो प्रोसेस होती है, इसमें भी कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफाइंग द आउट ग्रुप्स। क्लियर? आपको उनकी पहचान करनी है और बाय नेम उनको आइडेंटिफाई करना है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपनी जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज में से आप एक एक एम्प्लॉइज को जो आउटर ग्रुप से बिलोंग करता है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे आप, 1 बाय 1। आपको उनका ऐसे ओरली नहीं, आपको एक रिटन पेपर वर्क करना होगा और आप देखें कि उस आउटर ग्रुप या उस बाह्य समूह से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। उन सारे व्यक्तियों का विद नाम और विद डिपार्टमेंट आपको उनकी एक सूची बनानी है और वो जानने की कोशिश करना है कि वो आउटर ग्रुप्स में क्यों है, आउटर ग्रुप्स पर क्यों है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं नापसंदगी के। आउटर ग्रुप्स में उसके आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कैपेबल ही ना हो। भाई हो सकता है कि जब आपने उसको ट्रेनिंग पीरियड में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने सही तरीके से निर्वाहित ना की हो या अपना काम उसने सही ढंग से ना किया हो। हो सकता है कि अयोग्य हो, इनकैपेबल हो, इनकॉम्पिटेंस हो, इस वजह से वो आउटर ग्रुप में चला गया हो। दूसरा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ हो या उसके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया गया हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐसा रहा हो जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया, आउटर ग्रुप्स में चला गया, या उसको किसी ने मोटिवेट किया या बायस्ड किया या उसको गलत तरीके से मोल्ड किया गया अपने पाले में लाने के लिए, या उसके कान भरे गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो आपको नापसंद क्यों हो गया या आपके विरोधी खेमे में क्यों चला गया। तो आपको वहां पर ये जानने की कोशिश करनी है, अपने सोर्सेस से आपको पता करना है हर व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति मुझको नापसंद क्यों करने लगा या ये व्यक्ति मुझको मेरे विरोधी खेमे में कैसे चला गया। आपको उसकी पहचान करनी है और पहचान करने के बाद उसके विरोधी समूह में जाने के सभी संभावित कारणों को भी जानने की कोशिश करनी है। अब आपने क्या किया? उनकी सूची बना ली। मान लीजिए आपको 20 एम्प्लॉयज ऐसे मिले 50 में से जो आउटर ग्रुप से हैं और हर एम्प्लॉयज का रीजन अलग अलग है। कोई लैक ऑफ एबिलिटी की वजह से आउटर ग्रुप्स है, किसी के साथ किसी को बायस्ड किया गया, किसी को प्रेशराइज किया गया, किसी को गुमराह किया गया, किसी के साथ आपका ही व्यवहार कभी जो है वो सौतेला हो गया। हो सकता है कि आपको सबकॉन्शियस लेवल पर चीजें आपके साथ ऐसी हो गई हूँ। ध्यान रखें कि ये जो
इनर ग्रुप्स और आउटर ग्रुप्स का जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो ये कोई रिटन वर्क नहीं है, ये आपको सबकॉन्शियस लेवल पर एज अ मेंटल लेवल आप एज अ लीडर आप करते हैं। हाँ, जो हमारे आउटर ग्रुप्स होते हैं, जब हम रिफॉर्मिंग स्टेज पर या टीम मेकिंग स्टेज पर आते हैं तो ये थ्योरी कहती है कि यहाँ पर आपको रिटर्न वर्क करना है और उन आउटर ग्रुप्स के हर एक सब्जेक्ट को या हर एक मेंबर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, और ना केवल उनको आइडेंटिफाई करना है बल्कि उसके उस समूह में आने के उन जो पॉसिबल रीजंस हैं उनको भी आपको यहाँ पर एनालाइज करना है, उनको भी आपको उन रीजंस को भी आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि किस वजह से। अब जब आपने उन 20 व्यक्तियों की पहचान कर ली जो आउटर ग्रुप से हैं, और उन 20 व्यक्तियों को पहचानने के बाद उन 20 व्यक्तियों के जो उस समूह में आने के संभावित कारण थे, उन कारणों को भी आपने जान लिया। क्योंकि उनके साथ आपका संबंध बहुत खराब है या संबंध वीक है या बहुत इंटीमेसी नहीं आई है, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर करेंगे रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। Re-establishment of relationship। क्लियर? तो हम थोड़ा सा इसको यहां से इरेज करते हैं, स्पेस की वजह से यहां समझते हैं। भाई आपने क्या किया? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइंग आउट ग्रुप्स, और यहां पर आपको कैसे करना है? बाय नेम करना है। फिर दूसरा आपको क्या करना है? रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। उनके साथ आपको अपने संबंधों की पुनर्स्थापना करना है। बाय नेम, यहां पर बाय नेम आपको करना है, और यहां पर अब जो भी वो 20 लोग हैं उनसे आपको क्या करनी है? 1 by 1 मीटिंग करनी है। ध्यान रखें क्या करना है? 1 by 1 आपको मीटिंग करनी है। एक एक को अपने समय निकालिए, उचित समय पर एक एक को व्यक्ति को आप अपने ऑफिस में बुलाएंगे, और जो भी आपने अभी तक की आपने जो उसके संभावित कारण थे, क्योंकि आपको कारण पता है कि वो किस विरोधी समूह में गया, ठीक, अब आप उसके साथ आप व्यक्तिगत वार्तालाप करेंगे गोपनीय तरीके से। अपने ऑफिस में उस समय कोई और नहीं होगा आपके आसपास, या नहीं होना चाहिए। तो जब आप एक एक वो 20 व्यक्ति जो आउटर ग्रुप्स में थे, और उन 20 व्यक्तियों के साथ आप क्या करेंगे? साइकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे, या उनको अपने साथ बैठ करके उनके एक खुशनुमा माहौल में एक रैपिड स्टैब्लिश करने के साथ उनको अपने ट्रस्ट में लेकर के आप उनके साथ बातचीत करते हैं। तो कहते हैं कि समाज से हर एक चीज जो है, वो जो मनमुटाव होता है या जो कम्युनिकेशन गैप होता है, वो कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है। जो उनकी समस्याएं होंगी वो अपनी समस्या आपको बताएगा, आप अपनी समस्या बताओगे, तो उसके मन में जो एक जो दुराभाव है, वो जो एक तरीके का अलगाव की भावना है, वो खत्म होगी। और फिर हो सकता है उसको वो डिपार्टमेंट सूट ना कर रहा हो, तो जब आपने उसके साथ बात की तो आप जो भी उसकी समस्या है, अगर उसके अंदर स्किल की कमी है या जो भी है, उसके आगे की प्रक्रिया होगी, तो आपने यहाँ पर रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप मतलब आपने यहाँ पर इंटरव्यू लिया या उनके साथ मीटिंग की। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप करते हैं, भाई अगर वो गलत डिपार्टमेंट में गलत जगह पोस्टिंग है तो हो सकता है कि उसको वहां पर ना हो, आपको लगा तो आप उसका डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो जगह सही हो, उसके अंदर स्किल है, तो यहां पर आप क्या करते हैं? प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको पार्टिसिपेट कराएंगे। हमने कहा ना कि जब आपने उसके साथ बातचीत की तो उसके बाद अगला स्टेप्स क्या होगा?
आप अगला स्टेप्स वही लेंगे जिससे उसके वो संभावित कारणों को दूर किया जा सके। और वो एस्टेब्लिशमेंट अगर उसमें योग्यता का अभाव है, उसके अंदर नॉलेज का अभाव, स्किल का, तो आप उसको ट्रेनिंग देंगे या उसको फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम, या उसके अंदर कोई अनुभव की कमी है तो उसको उसके अंदर जो भी संभावित कमियां हैं, अगर उसके अंदर कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, या जो कुछ भी वॉट एवर जो भी रीजन रहा होगा, उस रीजन को जब आप उसके साथ फेस टू फेस यहाँ डिस्कस करेंगे तो फिर उस रीजन को रिमूव करने के लिए या उसको दूर करने के लिए जो भी पॉसिबल एक्शंस होंगे वो आप पॉसिबल एक्शंस लेंगे, जिसमें उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने के से लेकर के उनका डिपार्टमेंट चेंजमेंट्स या उनका टास्क चेंजमेंट या वर्क नेचर चेंजमेंट्स, तमाम जितनी भी चीजें हैं वो आप लेंगे, वो सारे स्टेप्स आप लेंगे, एक्शंस लेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या लगता है वो जो 20 विरोधी समूह था, जो आपको नापसंद, जो आपके लिए एक अनट्रस्टेड ग्रुप्स था, क्या अभी भी वो ऐसा ही रहेगा या उसमें कोई बदलाव आएगा? जाहिर सी बात है, जो प्रॉब्लमेटिक पर्सन्स थे उनके साथ आपने जब पर्सनल मीटिंग की और उनके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, उन प्रॉब्लमेटिक एरियाज को आपने उनके साथ डिस्कस किया और उनको रिमूव करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उनकी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली उनमें उनका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वो इम्प्रूव होगा। और वो भी इन ग्रुप्स की तरह ही जो है वो एक ज्यादा कमिटमेंट और ज्यादा एक्सपोजर दिखाने लगेंगे। और जब वो जो विरोधी सीमा है उसका आप विश्वास जीत लेते हैं या उसमें विश्वास पैदा कर देते हैं अपने प्रति और अपने संस्था के प्रति, तो फिर वो भी आपका जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता था या जो आपको डिस्टर्ब करता था या आपके अधिकारों, आपके आदेशों की उपेक्षा करता था, वो निश्चित रूप से कम करेगा और धीरे धीरे वो जो संस्थान की आपकी जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो जाएगा। और जब वो मुख्य धारा में वो जो 20 समूह लोग अलग थे वो मिल जाएंगे उन 30 लोगों के साथ, तो वो जो 50 लोगों की आपकी टीम है फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में आपको मिलेगी। और फिर आप उससे आप संस्था के कैसे भी काम करवा सकते हैं, उनको कैसे भी आप डील कर सकते हैं और उनको कैसे भी किसी भी जो है वो हार्ड से हार्ड सिचुएशन में आप उनसे वर्क ले सकते हैं और वो उफ तक नहीं करेगा और उतनी एंथुसिज्म, उतने ही ट्रस्ट और उतनी रिलायबिलिटी और लॉयल्टी के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये था हमारा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स ही मेजर चीज है और फिर आउट ग्रुप्स का ट्रीटमेंट मेजर चीज है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इस थ्योरी का, जो इस थ्योरी की पॉपुलैरिटी का मेजर रीजन है वो ये है, टीम मेकिंग कैसे करना है। इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के पश्चात इन ग्रुप्स तो क्या होता है, जो हमारा इन ग्रुप्स होता है इसको राइजिंग स्टार कहा जाता है। संस्था पहले सब चहेते होते हैं, नियुक्ति हुई और सबसे पहले मैनेजर का या संस्थान के में हाईलाइट हो जाते हैं, तो ये बहुत इन ग्रुप्स हाईलाइट होते हैं और इस इन ग्रुप्स को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम राइजिंग स्टार कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम क्या कहते हैं, राइजिंग स्टार बोला जाता है, यानी उभरता हुआ सितारा होते हैं। तो ये उभरते हुए सितारे होते हैं, राइजिंग स्टार्स होते हैं। लेकिन हमारे लिए आउट ग्रुप्स को इग्नोर करना बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम अपने आउट ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर लें और फिर आइडेंटिफाई करने के पश्चात उनको कैसे हम इन ग्रुप्स में कन्वर्ट करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज एज अ लीडर है आपका कि आप अपने आउट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनको इन ग्रुप्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और आउट ग्रुप्स को जितना अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे उतना ही बेहतर आप लीडर बन पाएंगे या उतनी बेहतरीन आप लीडरशिप या मैनेजरशिप्स को परफॉर्म करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर हम मुख्य रूप से सिद्धांत के जो कि मुख्य बिंदुओं को दोहराएं तो ये सिद्धांत बिहेवियरल अप्रोच पर है। दूसरा ये सिद्धांत एक डायटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड है। डायटिक रिलेशनशिप का मतलब एक पेयर रिलेशनशिप, पेयर रिलेशनशिप का मतलब लीडर बिहेवियर और जो मेंबर बिहेवियर है। और यहाँ पर हमने लीडर मेंबर एक्सचेंज की बात की। दूसरा फिर इसमें जो पहला फेज है वो रोल टेकिंग का है, फिर दूसरा जो है वो रोल मेकिंग का है, तीसरा जो है वो रूटिनाइजेशंस का है और फिर चौथा रिफॉर्मिंग ऑफ आउट ग्रुप्स है। इसी को हम टीम मेकिंग, लीडरशिप मेकिंग, लीडर मेंबर एक्सचेंज, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी यूटिलिटी है। क्लियर?
अब इस थ्योरी से जो चीजें हैं वो मुख्यतः क्या निकले, क्या हम इसके कंक्लूजन्स की बात क्या करें। इस थ्योरी से हमको कंक्लूजन्स क्या मिल रहे हैं, जरा उसको हम 3-4 लाइनों में देखते हैं। पहली चीज, ये थ्योरी कहती है कि किसी भी लीडर का अपने संस्था या संस्थान के सभी कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार होता है वो एक समान नहीं होता। कुछ मेंबर्स के साथ या कुछ कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार जो है बड़ा धनात्मक होता है, जबकि कुछ के साथ उसका व्यवहार ऋणात्मक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो धनात्मक समूह होता है लीडर उसको ज्यादा पसंद करता है, जो ऋणात्मक समूह होता है उसको लीडरशिप पसंद नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी संस्था के अंदर जो कर्मचारियों का संस्थागत या व्यवसायगत जो व्यवहार होता है, उस व्यवसायगत प्रभाव पर या उन कर्मचारियों का वो जो प्रोफेशनल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर पर लीडर के बिहेवियर का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉइज प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या उनका जो एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है लीडरशिप बिहेवियर। क्लियर। तीसरी बात है कि संस्था में जो लाइक्स ग्रुप होता है वो लाइक्स ग्रुप्स ज्यादा क्लोज्ड होता है और लीडर उसको ज्यादा प्रिफर करता है, उसको ज्यादा चैलेंजिंग, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसको ज्यादा फेवर करता है और उस ग्रुप्स को राइजिंग स्टार्स कहा जाता है। और जो एक समूह ऐसा होता है जो अनफेवर्ड होता है, डिसलाइक्ड होता है, उस पर लीडर का जो व्यवहार होता है वो सौतेला होता है। क्लियर। चौथी बात यह कि ये जो इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स होते हैं, वो इन ग्रुप्स आउट ग्रुप्स का फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही हो जाता है और ये जो दोनों ग्रुप्स होती हैं ये सबकॉन्शियस लेवल पर ही आइडेंटिफाई होते हैं, इनके लिए कोई प्रॉपर रिटन वर्क नहीं होता है। पांचवी बात, जो आउटर ग्रुप्स है वो आउटर ग्रुप्स को इन ग्रुप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है विद साइकोलॉजिकल बिहेवियर डीलिंग। और एक टीम तब बनती है जब इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप दोनों को इंटीग्रेट कराया जाता है। जब हम आउट ग्रुप्स को रिफॉर्म करेंगे, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के पश्चात उनको अपने ट्रस्ट में लेंगे, तो आउटर ग्रुप्स जो है वो स्लोली इनर ग्रुप्स में कन्वर्ट होगा और जिस समय आउटर ग्रुप्स इनर ग्रुप के साथ क्लोज हो जाए, मिक्सअप हो जाएगा या उसमें कन्वर्ट हो जाएगा फुली, तब आपके पास एक टीम बनेगी। और जब टीम बन जाती है तो बहुत सारी लीडरशिप की बात की है, जैसे इंटीग्रेटेड लीडरशिप की बात होती है, सबसे आइडियल लीडरशिप की जो बात होती है वो टीम स्पिरिट की बात होती है, चाहे वो हमने मैनेजर एग्लिट में भी ये देखा था। तो आपके पास टीम बन जाती है और जब टीम बन जाती है तो आपका जो लीडरशिप टास्क होता है वो सबसे सिंपल हो जाता है, सबसे इजी हो जाता है और उसी समय आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप एक सक्सेसफुल मैनेजर, एक सक्सेसफुल लीडर बन जाते हैं और आपकी लीडरशिप बहुत एक्सेप्टेड हो जाती है, आपके सारे कर्मचारी आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली प्रोग्रेस करता है, तमाम तरह के, यानी आपको किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी लीडरशिप को लेकर के। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। फिर भी यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं इस सिद्धांत को लेकर के, इस मॉडल को लेकर के, तो यू में आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से भी मोटिवेट करिए कि अगर आपको ये नॉलेज से आप सेटिस्फाइड हैं तो नॉलेज क्या है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, तो उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को सजेस्ट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है नॉलेज का, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक अगर ये नॉलेज पहुंचेगी तभी हमारी मेहनत सार्थक है और तभी इस पूरे जो इस कार्य का जो औचित्य है वो प्राप्त होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।